Good morning students, welcome in Urmila Devi PG College. Today we discuss about angular momentum and conservation of angular momentum. This topic is BSc first year Physics पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। तो आज हम कोणीय संवेग और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कोणीय यह टॉपिक जो है बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का टॉपिक है। यहाँ एंगुलर मोमेंटम मतलब होता है कोणीय संवेग और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, कोणीय संवेग की। तो जिस प्रकार से लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में रेखीय संवेग की आवश्यकता है, या कह सकते हैं रेखीय संवेग जिस प्रकार से ट्रांसलेशनल मोशन से संबंधित है अर्थात स्थानांतरित गति से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से रोटेशनल मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम, तो जैसे कि जब किसी बॉडी को हम रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, यदि हम मान लेते हैं उस पार्टिकल का मास m है और या कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, जब वह रोटेट करता है तो उस कंडीशन में उसमें जो मोमेंटम होता है वह एंगुलर मोमेंटम होता है। और जैसे ही मान लीजिए कि यह कोई बॉडी है, इस पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जब आगे बढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि यह जो मोशन कर रहा है यह ट्रांसलेशनल मोशन है, स्थानांतरित गति है, या कह सकते हैं कि यह लीनियर मोशन है। तो इसका जो मोमेंटम होगा वह लीनियर मोमेंटम होगा। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से लीनियर मोमेंटम होता है ट्रांसलेशनल मोशन में, उसी प्रकार से रोटेशनल मोशन में क्या होता है आपका एंगुलर मोमेंटम। द एंगुलर मोमेंटम इज ए यूजफुल कॉन्सेप्ट इन रोटेशनल मोशन एज ए लीनियर मोमेंटम इन ट्रांसलेशनल मोशन। तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम को हम यल से डिनोट करते हैं। यल इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम को हम यल से डिनोट करते हैं, यल इक्वल टू आर क्रॉस पी। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो होता है वह आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा यल इक्वल टू आर पी साइन थीटा। क्या होगा? यल इक्वल टू आर पी साइन थीटा। तो यहाँ से जो थीटा है वह आर और पी के बीच का एंगल है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह मिनिमम, या कह सकते हैं जीरो कब होगा, जब आर और पी के बीच का एंगल थीटा जो हो जीरो होगा अथवा 180 अंश होगा, तब लीनियर जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वह क्या होगा? मिनिमम होगा, या कह सकते हैं शून्य होगा। तो यहाँ पे कि द एंगुलर मोमेंटम यल ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट या अबाउट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट, दैट इज यल इक्वल टू आर क्रॉस पी। जहाँ पे वेयर आर इज ए पोजिशन वेक्टर, जहाँ पे आर क्या है? स्थित सदिश है। यदि हम मान लेते हैं इफ़ वी हैव ए बॉडी, मतलब हम मान लेते हैं कोई हमारे पास क्या है? रिजिड बॉडी है, जिसको बोलते हैं दृढ़ पिंड है। कोई हमारे पास रिजिड बॉडी है, दृढ़ पिंड है। इफ़ वी हैव ए सिस्टम इन विच द पार्टिकल आर फिक्स्ड इन फॉर्म ऑफ ए रिजिड बॉडी, देन टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम about a fixed point is the vector sum of the angular momenta of the individual particle about the same point। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिजिड बॉडी है उसके पार्टिकल क्या होंगे? फिक्स्ड पॉइंट पे होंगे। अब उस पॉइंट पे जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा, कुल कोणीय संवेग होगा, वह अलग अलग पार्टिकल के कोणीय संवेग के वेक्टर सम के
बराबर होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। हम मान लेते हैं कई पार्टिकल हैं, तो यहाँ से जो होगा वह क्या होगा, L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, कहाँ तक, डॉट डॉट Ln तक होगा। किसके लिए, किसी रिजिड बॉडी के लिए, किसी दृढ़ पिंड के लिए। इफ़ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल, हम मान लेते हैं कि इस सिस्टम क्या है, n पार्टिकल है, n पार्टिकल है, यह कोई आपका क्या है, रिजिड बॉडी है, या आपको कोई रिजिड बॉडी है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, n है, नंबर ऑफ पार्टिकल n। इफ़ Li इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट या अबाउट ए पॉइंट, देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि अर्थात L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट डॉट Ln तक क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल n है। तो इसको लिख सकते हैं L बराबर सिग्मा Li, जो ith पार्टिकल है, इसका मतलब क्या है कि वह नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, कई हैं, n i इक्वल टू 1। तो यहाँ से L इक्वल टू क्या है, r क्रॉस p है, तो सिग्मा हो जाएगा r i क्रॉस p i इक्वल टू 1 n। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कंडीशन कहाँ से आया, या यहाँ से आया कि हम मान लेते हैं कोई रिजिड बॉडी है, उसके जो पार्टिकल होंगे वो फिक्स होंगे। जब पार्टिकल फिक्स होंगे तो अलग अलग पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है उसका वेक्टर सम टोटल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। where ri is the position vector and pi is the linear momentum of the ith particle। मतलब कि यहाँ पे i टर्म्स तक जो पार्टिकल हैं वह उसका लीनियर मोमेंटम और क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग एबव विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएटिंग एबव विथ रिस्पेक्ट टू t। अब इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या हो जाएगा, dl अपान dt इक्वल टू d बाई dt सिग्मा n i इक्वल टू 1 ri क्रॉस pi। इसको हम कर सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए। दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। यह हो गया आपका दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। तो हो जाएगा डी यल अपान डी टी इक्वल टू, तो हो गया सिग्मा बार n i इक्वल टू 1। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन, इसको लिख सकते हैं डी आर आई अपान डी टी क्रॉस पी आई प्लस आर आई क्रॉस डी पी अपान डी टी। ये लिख सकते हैं कि डी आर आई अपान डी टी क्रॉस पी आई, जहाँ पे ये क्या है, यह भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से अगर हम देख लें कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये आपका क्या है, पोजीशन है, पोजीशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट, बट लेकिन डी आर आई अपान डी टी इक्वल टू क्या होगा, वी आई। क्या हो जाएगा, डी आर आई अपान डी टी इक्वल टू वी आई। यहाँ से वी आई भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यह भी क्या है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड P इक्वल टू क्या होता है, पी आई इक्वल टू एम वी आई। देन तब क्या हो जाएगा, डी एल अपान डी टी इक्वल टू
सिग्मा यन आई इक्वल टू 1। तो हो गया आपका वी आई क्रॉस यम वी आई प्लस आर आई क्रॉस डी पी आई अपान डी टी। यही हो जाएगा डी पी आई अपान डी टी। इस यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से अगर देखा जाए तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि v क्रॉस v इक्वल टू 0। बट v क्रॉस वी आई क्रॉस वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पॉइंट 0 हो गया तो आपको मिल गया डी एल अपान डी टी इक्वल टू सिग्मा यन आई इक्वल टू 1। तो यहाँ से मिल गया आर आई क्रॉस डी पी आई अपान डी टी, डी पी आई अपान डी टी। तो इसको आप नोट कर लें, इसको नोट कर लें। उसके बाद हम जानते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, एफ होता है। तो यहाँ से देख लें, पहले आप इसको इतना नोट करें, इसको नोट करें, फिर हम आपको आगे बताते हैं। यहाँ से डी एल अपान डी टी इक्वल टू सिग्मा यन आई इक्वल टू 1 आर आई क्रॉस डी पी आई अपान डी टी। इसको आप नोट कर लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका हो गया डी एल अपान डी टी इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 यन आर आई इंटू डी पी आई अपान डी टी। हम जानते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। बट एंड आप जानते हैं डी पी आई अपान डी टी इक्वल टू एफ आई। क्या होता है, डी पी आई अपान डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, अप्लाइड फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ से यह हो गया देन तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा डी एल अपान डी टी इक्वल टू सिग्मा यन आई इक्वल टू 1। तो हो गया आपका आर आई क्रॉस, यह किसके बराबर है, एफ आई के बराबर है। इतना हो गया डी एल अपान डी टी इक्वल टू सिग्मा आर आई क्रॉस एफ आई। तो बट आप जानते हैं, क्या जानते हैं, टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। क्या होता है, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा यह डी एल अपान डी टी इक्वल टू सिग्मा यन आई इक्वल टू 1 टाउ आई। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर हम 4 बना लेते हैं, नहीं इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं। तो फर्स्ट सेकंड हो गया था। अब यहाँ से बट टाउ आई इक्वल टू होगा कि टाउ इंटरनल प्लस टाउ एक्सटर्नल, अर्थात इंटरनल टॉर्क और एक्सटर्नल टॉर्क। कोई रिजिड बॉडी है कि जब वह मोशन करेगा, मूव करेगा, रोटेट करेगा, तो इस कंडीशन में यहाँ पे 2 प्रकार से टॉर्क होगा, एक इंटरनल टॉर्क होगा, एक एक्सटर्नल टॉर्क होगा। एक क्या होगा, इंटरनल टॉर्क होगा, दूसरा एक्सटर्नल टॉर्क होगा। तो यहाँ पे टाउ यह क्या है, रिजल्टेंट इंटरनल टॉर्क, और यह क्या है, रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क। यहाँ लिख दीजिए वेयर, जहाँ पे टाउ इंटरनल इक्वल टू रिजल्टेंट इंटरनल टॉर्क
एंड टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क। तो ये आपका क्या है, रिजल्टेंट इंटरनल टॉर्क एंड रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क। इस कंडीशन में कि फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरे नियम से टोटल इंटरनल टॉर्क ड्यू टू इंटरनल पेयर ऑफ फोर्स इज जीरो। इस कंडीशन में कि जो टोटल इंटरनल टॉर्क होगा ड्यू टू इंटरनल फोर्स वह क्या हो जाएगा, जीरो होगा। किसके थ्रू, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू। पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, बताते हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए कि फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरे नियम से टोटल इंटरनल टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्स, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, द रिजल्टेंट इंटरनल टॉर्क ड्यू टू इंटरनल, यहाँ देखिए कि द रिजल्टेंट इंटरनल टॉर्क ड्यू टू इंटरनल पेयर ऑफ फोर्स इज जीरो। इसका मतलब दैट इज टाउ इंटरनल इक्वल टू क्या होगा, जीरो। जब टाउ इंटरनल इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब आपको मिल गया, क्या मिल गया आपको मिल गया कि पहले तो आपको मिला dl अपान dt इक्वल टू टाउ इंटरनल प्लस टाउ एक्सटर्नल, यही आपको मिला। अब यहाँ से टाउ इंटरनल क्या हो गया, जीरो हो गया। जब टाउ इंटरनल जीरो हो गया तो मिल गया आपको dl अपान dt इक्वल टू टॉर्क एक्सटर्नल। इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी के लिए यदि यहाँ पे या पूरी सिस्टम की बात की जाए तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है वह एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर होता है। अब बात करते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। जब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं उस कंडीशन में हम देखते हैं कि यहाँ पे द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, रिजल्टेंट जो एक्सटर्नल टॉर्क है वह क्या होगा, ऑलरेडी जीरो होगा। जब रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क जो आपका है वह जीरो हो जाएगा उस कंडीशन में जो एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जिसे हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो इसको आप इतना नोट कर लें तो हम आपको बताते हैं कि एंगुलर मोमेंटम किस प्रकार से कांस्टेंट होता है। नोट करें इसको। यहाँ से देखिए यह आपका जो बना इक्वेशन नंबर 4 बना, यह इक्वेशन नंबर 4 बना। तो यहाँ पे जब हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, जब हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो यहाँ पे इफ़ मतलब यदि रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, तो यहाँ पे जो सिस्टम का रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क है यदि वह क्या हो, जीरो हो। इफ़ यहाँ लिख लीजिए इफ़ रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क ऑफ द सिस्टम इज जीरो, यदि क्या हो, रिजल्टेंट टॉर्क क्या हो आपका, जीरो हो, देन इक्वेशन 4
देन इक्वेशन 4, तब इक्वेशन 4 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dl/dt = 0। तब आपका dl/dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट क्या मिलेगा, dl = 0। क्या मिला, dl = 0 मिला। इसका मतलब कि दैट इज l = कांस्टेंट। क्या मिला, l = कांस्टेंट। इसको इक्वेशन नंबर 5 बना दीजिए। तो यहाँ से आपको मिल गया l = कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट इफ द रिजल्टेंट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज 0। तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी सिस्टम का, किसी भी सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह कांस्टेंट होगा यदि जो सिस्टम का एक्सटर्नल टॉर्क है यदि वह 0 है। यदि सिस्टम का एक्सटर्नल टॉर्क जो है 0 है तो उसका कुल रेखीय संवेग नहीं, कुल कोणीय संवेग, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वह ऑलरेडी कांस्टेंट होगा, या कह सकते हैं कंजर्व होगा। तो यहाँ पे यह जो है दिस इज रिप्रेजेंट्स द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दिस इज रिप्रेजेंट्स द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए फर्स्ट पॉइंट हम नोट करते हैं, किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए, कि फॉर ए सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट इज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे कई सिस्टम्स हैं तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वह अलग अलग पार्टिकल के कुल कोणीय संवेग अर्थात एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर सम के बराबर होता है, वेक्टर सम के बराबर होता है। तो यहाँ से व्हेन l कांस्टेंट, जब क्या हो, व्हेन जब l क्या हो, कांस्टेंट, जब l कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, l1 प्लस l2 प्लस l3 प्लस ln इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है, विच मीन्स दैट, इसका मतलब यह है कि इन द अब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क, अर्थात नेट एक्सटर्नल टॉर्क के अनुपस्थिति में, इन द अब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो निकाय का कुल कोणीय संवेग, निकाय का कुल कोणीय संवेग नियत होता है, कांस्टेंट होता है। बट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल में चेंज, लेकिन यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल का जो कोणीय संवेग होता है वह कुछ चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि एक्सटर्नल टॉर्क पूरे सिस्टम क्या है, कांस्टेंट है या जीरो है, यदि पूरे निकाय का एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, 0 है, तो कुल पूरे निकाय का कुल एंगुलर मोमेंटम अर्थात टोटल एंगुलर मोमेंटम, कुल कोणीय संवेग कांस्टेंट होगा, जिसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वह अलग अलग पार्टिकल जो हैं उनके जो एंगुलर मोमेंटम है वह क्या होंगे, कुछ चेंज होंगे। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड की जब बात करते हैं तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके घूर्णन अक्ष के थ्रू कैन बी चेंज्ड विदाउट अप्लाइंग एनी टॉर्क, so the rotational inertia can vary. This change in rotational inertia is always accompanied by a change in omega in such a way that the product I omega remains unchanged. इसका मतलब ये है कि जब कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल कोई बॉडी है, तो इसमें जो पार्टिकल होंगे उसका मास क्या होगा, अलग अलग होगा। और कोई बॉडी अगर रोटेट कर रहा है तो किसी अक्ष के थ्रू रोटेट कर रहा है, कि
जैसे कोई बॉडी अगर रोटेट करता है किसी अक्ष के थ्रू रोटेट करता है, किसी अक्ष के थ्रू घूर्णन करता है, जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। और अलग अलग पार्टिकल है तो उसका अलग अलग क्या होगा, मास होगा। इस कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है या रोटेशनल इनर्शिया होता है, जिसको हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, जिसको हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, तो वह क्या होता है, वह वैरी कर सकता है, वह चेंज कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका रोटेशनल इनर्शिया है वह चेंज होता रहता है, लेकिन द प्रोडक्ट ऑफ आई ओमेगा, द प्रोडक्ट ऑफ आई ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ से अर्थात जो आई ओमेगा होता है आर अनचेंज्ड, अनचेंज्ड। यहाँ पे आई ओमेगा जो होता है अर्थात ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम रोटेशनल इनर्शिया के नाम से जानते हैं। यह क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है या कह सकते हैं अनचेंज्ड रहता है। तो यहाँ से आपका जो एंगुलर मोमेंटम है, अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपका कंप्लीट होता है। तो एंगुलर मोमेंटम आप तो अच्छे समझ गए होंगे कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है, जिस प्रकार से ट्रांसलेशनल मोशन में, लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में आपका एंगुलर मोमेंटम होता है। तो सीधा सीधा मतलब है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। किसी भी बॉडी में किसी भी सिस्टम की बात किया जाए या तो उसके पार्टिकल की बात करते हैं तो अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम होता है, लेकिन अगर पूरे सिस्टम की बात की जाए तो पूरे सिस्टम का जो कुल एंगुलर मोमेंटम होता है वह अलग अलग पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर सम के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको मिल गया कि जब किसी भी सिस्टम, किसी भी बॉडी का एक्सटर्नल टॉर्क जो है वह जीरो होगा, वह जीरो होगा, तो ऑलरेडी आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वह कंजर्व होगा। जिस तरीके से कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम में एक्सटर्नल फोर्स क्या था, जीरो था, ठीक उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में टॉर्क क्या है, जीरो हो। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं। यह टॉपिक जो है बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट फिजिक्स का है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, लाइक एंड कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।